जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम ये चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है विशेषण। तो विशेषण को बहुत ही अच्छे से और काफी डीपली पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम को कवर कर सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो देखिए, जो विशेषण होता है वो बेसिकली आपके जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, उनकी विशेषता बताने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं कोई वाक्य बोलूंगा जैसे कि कुत्ता। तो कुत्ते की यहाँ पर विशेषता अगर हमको बतानी होगी कि काला कुत्ता, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला यह है काला कुत्ता है। तो कुत्ते की हमने क्या विशेषता बताई कि कुत्ता यहाँ पर काला है। तो ये जो काला शब्द है यही आपका बेसिकली विशेषण होता है। और विशेषण जो होता है ये कई प्रकार का होता है, इसके अलग अलग प्रकार पे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनकी परिभाषाओं पर यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, विशेषण की परिभाषा जो कि आम बोलचाल में लगभग सभी लोग जानते हैं। संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये आप सबको ज्यादातर मालूम होगा, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोटा, काला, दस, चंचल, ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। अब देखिए, जैसे मोटा है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएगा। जैसे कि मोटा आदमी। अब आदमी जो है ये अपने आप में संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा से यहाँ पर पहले क्या लगा दिया हमने, मोटा, यानी कि मोटा आदमी। यहाँ पर संज्ञा शब्द आदमी जो है उसकी विशेषता यहाँ पर बता रहा है मोटा, यानी मोटा आदमी है। जैसे यहाँ पर काला आदमी, जैसे आदमी की विशेषता बताई, यहाँ पर आदमी कैसा है, काला है, ठीक है। या फिर आप कोई कुत्ता ले लीजिए या कोई घोड़ा ले लीजिए, जैसे हम बोलेंगे, कोई वाक्य लिखा हुआ मिलेगा आपको, यह काला घोड़ा है, ऐसे वाक्य लिख दिया। तो घोड़े की विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है, तो घोड़े की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि घोड़ा जो है वो काले रंग का है। तो यह काला घोड़ा है, यानी कि काला शब्द जो होगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया आपका 10 आदमी। आदमी की संख्या, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 10 आदमी थे, तो हमने आदमियों की संख्या यहाँ पर, आदमियों की क्या विशेषता बताई कि आदमी यहाँ पर 10 थे। उसकी विशेषता एक स्पेशली कर दी यहाँ पे कि आदमी 10 थे। 10 यहाँ पर अपने आप में विशेषण हो जाएगा। जैसे कि चंचल, चंचल बालक बोल देना, चंचल बालक, बालक कैसा है कि चंचल है, ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक सी यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। इसकी एक और यहाँ पर परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ये आपके याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपके याद जरूरी रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो परिभाषा है आपकी, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपके आर जो का एग्जाम जो होता है ना, उनमें यहाँ पर ये ऐसी डेफिनेशन पूछी जाती है यूपीपीसी स्तर के लेवल की। तो इस परिभाषा को यहाँ पर देखेंगे, और इसके अंदर जो भी यहाँ पर शब्द आएंगे उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब्रीफ करके देखेंगे। जैसे कि जिन विकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आपके बड़े लेवल के एग्जाम जो होते हैं ना, पीसीएस वगैरह के, वहां पर आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जिन विकारी, विकारी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर विकारी शब्द यानी जो विशेषण होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, उनमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विशेषण भी यहाँ पर अपने आप में विकारी शब्द है। जैसे कि विशेषण शब्द ये देखे, जैसे कि मोटा लिखा हुआ है, क्या इसमें हम मोटा का लिंग की वजह दृष्टि से इसमें परिवर्तन करके देखेंगे तो मोटा का क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगा। मोटा अपने आप में पुल्लिंग है और मोटी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, यानी कि इसमें विशेषण में भी यहाँ पर लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विशेषण भी आपका विकारी शब्द है, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, जिन विकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति। अब देखिए, व्याप्ति क्या होता है, व्याप्ति यहाँ पर एक शब्द आया, व्याप्ति का मतलब होता है व्यापक, जिसका विस्तृत रूप, ठीक है। व्यापक या फिर विस्तृत रूप, इसको समझ लिए, इसको व्यापक भी आप लिख सकते हैं। तो संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित, मर्यादित का मतलब सीमित करना, मतलब जैसे हम बोल देते ना, आप मर्यादा में रह के बात कीजिए, यानी आप लिमिट में रह के बात कीजिए, यानी किसी चीज की लिमिटेशन या फिर किसी चीज को मर्यादित करना या फिर सीमित करना। तो मर्यादित का मतलब क्या हो जाएगा, सीमित करना। तो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं।
अब ये डेफिनेशन तो हमने यहाँ पर पढ़ ली, लेकिन हमको इससे कुछ समझ में तो नहीं आया, तो इसके बारे में हमको समझा तो दो आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो चलिए उसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई कोई संज्ञा शब्द लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कुत्ता ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कुत्ता। अब देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पर कुत्ता लिखा। अब आप इस कुत्ते को पढ़कर आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे। आप सोचेंगे कुत्ता लिख रहा है तो कुत्ते का मतलब कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता हड़काया है, या कुत्ता काला है, कुत्ता सफेद है, कुत्ता अमेरिकन है। बहुत सारे वाक्य आप इस कुत्ते से बना दोगे, नहीं बना दोगे। यानी ये कुत्ता शब्द यहाँ पर लिखा गया, आप इसको बहुत व्यापक तरीके से इसके मतलब निकाल सकते हो। व्याप्ति का मतलब मैंने अभी आपको व्यापक बताया था ना। तो अगर यहाँ पर हमने कुत्ता लिख दिया है तो इसका आप बहुत व्यापक रूप से बहुत अर्थ निकाल सकते हैं। काला कुत्ता भी कह सकते हैं, कुत्ता काटता भी, कुछ भी जो भी आपके मन में आएगा इस कुत्ता शब्द से आप इस इतने प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, यानी इतने व्यापक रूप से इसके यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। तो इस व्यापकता को, यानी जो हम इस कुत्ते के इतने सारे रूप बना रहे हैं ना बोलने के, ये एक व्यापक रूप हो गया। इस व्यापक रूप को मर्यादित करना, यानी कि इसको सीमित करना। तो इस व्यापक रूप को हम सीमित कैसे करेंगे? विशेषण शब्दों के द्वारा हम इसको सीमित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है। तो विशेषण शब्दों से इस संज्ञा का जो व्यापक रूप मैंने अभी आपको बताया उसको मर्यादित किया जाएगा, यानी उसको यहाँ पर लिमिटेशन किया जाएगा, उसको सीमित किया जाएगा। कैसे सीमित करेंगे? देखिए इसके पहले हम यहाँ पर कोई विशेषण शब्द लगाते हैं, जैसे कि काला, कुत्ता काला है, ठीक है, हमने लिख दिया काला कुत्ता। अब आप इसको पढ़ेंगे काला कुत्ता, पढ़ते ही आपकी समझ में आ गया कि यहाँ पर ये कुत्ते की जो बात कर रहा है ये बताना चाह रहा है कि ये कुत्ता काला है, ठीक है। काला कुत्ता पढ़ते ही आप सिर्फ यहीं पर आकर मर्यादित हो जाएंगे, यहीं पर आप आकर आप सीमित हो जाएंगे इसको पढ़कर ही। आप इसके बारे में अन्य विचार बिल्कुल नहीं करेंगे, ना आप ऐसा कहेंगे कि कुत्ता काटता है, कुत्ता भौंकता है। आप इस काला कुत्ता को पढ़कर यहीं पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुत्ते की बात बताई जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुत्ता काला है। लेकिन अगर ये काला यहाँ से हटा दिया जाए और खाली कुत्ता पढ़ेंगे आप, तो आप बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे सेंटेंस यहाँ से आप बना सकते हैं कि कुत्ते के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। कुत्ता काला है, कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता हड़काया है, बहुत चीज निकाल सकते हैं ना। तो ये इसका व्यापक रूप होता है। तो इस व्यापक रूप को यहाँ पर मर्यादित करने के लिए, सीमित करने के लिए हम यहाँ पर विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुत्ता के पहले विशेषण शब्द लगाया, अब इसका यहाँ पर इसकी व्यापकता को इसने यहाँ पर मर्यादित कर दिया, यानी इसके व्यापक रूप को अब यहाँ पर इसने सीमित कर दिया, काला कुत्ता। बस इतना पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस डेफिनेशन का मतलब बस यही था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिन विकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और मर्यादित कैसे किया जाता है? यहाँ पर विशेषण शब्दों को लगाकर किया जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पर आपके द्वारा एग्जामों में यहाँ पर पूछी जाती है, या फिर बहुत से लोग पढ़ाते भी है कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और ये विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी हो सकते हैं। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द मिले आपको, विशेषण और विशेष्य। इन दोनों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखिए विशेषण तो हमने अभी आपको बता ही दिया कि वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो यहाँ पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मोटा, काला, दस, चंचल, ये सभी विशेषण के शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आपको मिलेगा, ये विशेष्य। विशेष्य किसको कहेंगे? तो देखिए विशेष्य उसको कहा जाता है, उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है जिनकी विशेषता बताई जाती है। यानी ऊपर तो हमने यहाँ पर पढ़ा वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। एक तो वे हो गए जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और एक वे हो गए जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वे अधिकतर क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम होते हैं।
तो संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, विशेषण की परिभाषा भी हम समझ गए, विशेषण क्या होता है ये भी हम समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर इनको वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेते हैं कि विशेषण आखिर किस तरीके से हम पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, आज सुहावना मौसम है। अब देखिए यहाँ पर ये मौसम है, इसकी मौसम की बात क्या कह रही है, मौसम की क्या विशेषता बताई जा रही है, मौसम की विशेषता ये बताई जा रही है कि मौसम जो है वो सुहावना है। तो ये सुहावना जो होगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो आज सुहावना मौसम है, यानी मौसम की विशेषता बताई जा रही है सुहावना से, और जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की वे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, यह फुर्तीला बालक है। अब देखिए, बालक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो बालक जो होता है इसकी क्या विशेषता इस वाक्य में बताई जा रही है, तो बालक की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि बालक जो है वो फुर्तीला है। तो ये जो फुर्तीला शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, फुर्तीला यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे मैं बात करूं कि इन दोनों उदाहरणों में, ये दोनों वाक्य जो लिखे गए हैं इनमें हमने यहाँ पर विशेषण तो बता दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विशेष्य इनमें क्या होगा, तो देखिए विशेष्य हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है ये वाला, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो इस शब्द में, इस वाक्य में यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर मौसम की विशेषता बताई जा रही है। तो जब मौसम की विशेषता बताई जा रही है तो मौसम क्या हो जाएगा, मौसम यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेष्य। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मौसम आपका विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी आप पर वाक्य दिया जाए तो आप उसमें से विशेषण और विशेष्य छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये नीचे वाला वाक्य है, इसमें यह फुर्तीला बालक है, इसमें विशेष्य क्या होगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा आपका बालक। ये बालक जो होगा ये विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और यहाँ पर बालक की ही विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बालक विशेष्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका विशेषण। सुहावना ये हो जाएगा आपका विशेषण, मौसम ये हो जाएगा आपका विशेष्य। तो उम्मीद करता हूँ विशेषण और विशेष्य आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर विशेषण के अंग या विशेषण के तत्व। तो देखिए, विशेषण के अंग या तत्व, अंग भी इन्हें कहते हैं और तत्व भी इन्हें कहते हैं। विशेषण के अंग या तत्व जो है वो तीन है। कौन कौन से है, एक है आपका विशेष्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण, और तीसरा है प्रविशेषण। अब इनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो विशेष्य विशेषण है इसी का दूसरा नाम यहाँ पर आपका उद्देश्य विशेषण भी है। ठीक है, यानी विशेष्य विशेषण और उद्देश्य विशेषण दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग है। आपको एग्जाम में कोई सा भी नाम यहाँ पर मिल सकता है, तो दोनों ध्यान रखने हैं। तो विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण, तो ये होता क्या है, तो देखिए जहां पर विशेष्य से पहले विशेषण आए वहां उद्देश्य विशेषण होता है। अब देखिए, विशेष्य और विशेषण मैंने अभी आपको बताया। तो विशेष्य जो होता है वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यानी ये एक प्रकार से आप संज्ञा सर्वनाम मान लीजिए। तो जहां पर विशेष्य से पहले विशेषण शब्द आए वहां उद्देश्य विशेषण होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आसमान में काले बादल छाए हैं, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें देखिए काले बादल, यहाँ पर आइए, जो बादल है, बादल की तो विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर काले बादल, तो बादल की विशेषता बताई जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बादल जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में क्लियर भी किया है। तो देखिए, बादल जो होगा ये आपका विशेष्य हो जाएगा, और विशेष्य की विशेषता यहाँ पर क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस विशेष्य से पहले अगर यहाँ पर ये विशेषण शब्द आए तो ये वाक्य यहाँ पर आपका होता है उद्देश्य विशेषण, या इसी को विशेष्य विशेषण कहा जाता है। यानी यहाँ पर इस विशेष्य से पहले यहाँ पर विशेषण शब्द आना चाहिए, इसके बाद नहीं आने चाहिए। आप बोलेंगे कि इसके बाद ही भी आते हैं, तो मैं कहूँगा जी हाँ, इसके बाद भी आते हैं, इसके बाद वाला यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पर ये संज्ञा या सर्वनाम होता है, यानी संज्ञा से पहले अगर विशेषण आ जाए उसको यहाँ पर उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहते हैं।
हम यहाँ पर इसकी टेक्निकल भाषा, इसको विशेष्य ही यहाँ पर बताएंगे। आपको ध्यान में रखने के लिए, अगर आप रखना चाहो तो इसको आप संज्ञा भी समझ सकते हो, यानी ऐसे समझ सकते हो कि संज्ञा से पहले अगर विशेषण शब्द आए तो वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। मैं यहाँ पर बोलूंगा विशेष्य से पहले अगर विशेषण शब्द आए तो वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, आलियान चंचल बालक है। अब देखिए बालक जो होगा ये अपने आप में संज्ञा शब्द है, और जब ये संज्ञा शब्द है तो इसका मतलब ये विशेष्य है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो बालक क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। और इस विशेष्य से पहले यहाँ पर क्या शब्द आ गया है, चंचल, और ये चंचल जो है ये विशेषण है। यानी बालक की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि बालक यहाँ पर चंचल है। चंचल अपने आप में विशेषण शब्द हो जाएगा और बालक अपने आप में विशेष्य शब्द हो जाएगा। अब देखिए बालक से पहले यानी विशेष्य से पहले अगर विशेषण शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है, या फिर इसी को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। तो उम्मीद है ये उद्देश्य विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अपना विधेय विशेषण, दूसरा है यहाँ पर विधेय विशेषण। इसको भी देख लीजिए एक बार। जहां पर विशेष्य के बाद विशेषण आए, यहाँ पर तो विशेष्य से पहले विशेषण शब्द आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें विशेष्य के बाद विशेषण शब्द आएंगे। तो विशेष्य के बाद विशेषण शब्द जहां पर आएंगे वहां पर आपका विधेय विशेषण होता है। अब कैसे होता है इसको भी उदाहरण के द्वारा समझ के तो यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वह बालक चंचल है। अब देखिए बालक जो है यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। अब विशेष्य के बाद यहाँ पर विशेषण शब्द आया है। ऊपर देखेंगे तो विशेष्य के पहले यहाँ पर विशेषण शब्द आया था, लेकिन यहाँ पर विशेषण के बाद विशेषण शब्द आया है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। तो वह बालक चंचल है, प्रकृति वही है दोनों वाक्यों की, बस यहाँ पर थोड़ा सा विशेषण का अदला बदली हो गई है। विशेषण यहाँ पर संज्ञा के बाद आ गया है और ऊपरले में विशेषण संज्ञा से पहले आ गया था। तो इन दोनों में बस यही अंतर है, ऊपरले वाले में आएगा संज्ञा से पहले विशेषण, और विधेय विशेषण में क्या आएगा, संज्ञा के बाद विशेषण शब्द। जैसे कि यहाँ पर ये आया है बालक चंचल है, बालक के बाद ये विशेषण शब्द आ गया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके और उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए, यह खीर मीठी है। अब देखिए खीर जो है यहाँ पर खीर की विशेषता बताई जा रही है, तो खीर यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया, यानी खीर यहाँ पर विशेष्य हो गया, और विशेष्य के बाद यहाँ पर विशेषण शब्द आया है। देखिए ये मीठी जो है ना, ये विशेषण शब्द है, ये खीर की विशेषता बता रहा है। और जो ये खीर की विशेषता बता रहा है ना, अब की बार ये बाद में आके बता रहा है। उससे पहले क्या होता था, ये खीर के पहले आकर बताता था। जैसे अगर मैं इसी को बोलना चाहूँ, यह मीठी खीर है, तो ये हो जाएगा आपको उद्देश्य विशेषण। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है यह खीर मीठी है, खीर के बाद मीठी शब्द आया है, खीर के बाद विशेषण शब्द आया है, विशेष्य के बाद विशेषण शब्द आया है, संज्ञा के बाद विशेषण शब्द आया है। तो ये आपको कई तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो जब विशेष्य के बाद विशेषण शब्द आएगा तो वहां पर क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, आसमान में बादल काले छाए हैं। अब देखिए आसमान में बादल, बादल कैसे है, काले है, और इसकी विशेषता काले है, जो ये कहाँ पर बता रहा है, अपने के बाद बता रहा है, यानी विशेष्य के बाद बता रहा है, यानी संज्ञा के बाद यहाँ पर ये विशेषण शब्द लगा है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। तो उम्मीद है ये आप दोनों समझ गए होंगे, उद्देश्य विशेषण भी समझ गए होंगे और विधेय विशेषण भी समझ गए होंगे। आइए विशेषण के तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण या फिर इसी का नाम होता है यहाँ पर अंतर विशेषण। अब देखिए जो अंतर विशेषण है ये आप कहीं पर नहीं पढ़ोगे इसको, लेकिन ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंतर विशेषण जो होता है इसको कामता प्रसाद गुरु ने ये नाम दिया है। यानी प्रविशेषण को जो ये दूसरा नाम दिया है अंतर विशेषण, ये कामता प्रसाद गुरु ने दिया है। कामता प्रसाद गुरु कौन थे, हिंदी के एक व्याकरण कर्ता थे, बहुत ही जाने माने। उन्हीं के द्वारा ये अंतर विशेषण नाम दिया गया है प्रविशेषण को। अब ये प्रविशेषण होता क्या है, तो देखिए जब किसी वाक्य में विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वहां पर प्रविशेषण होता है। यानी अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन प्रविशेषण के अंतर्गत क्या होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे ना विशेषण, उन विशेषणों की भी यहाँ पर विशेषता बता दी जाएगी, तो वे हो जाएंगे यहाँ पर आपके प्रविशेषण या फिर अंतर विशेषण।
ठीक है, थोड़ा सा जोश में लग रहा होगा, तो आज काफी मजा आ रहा है पढ़ाने में, और आप पढ़ने में भी थोड़ा मजा लीजिएगा, और कमेंट करके आज मुझको जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो प्रविशेषण यहाँ पर देखते हैं। ये जो विशेषण की भी विशेषता बताए उनको प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर राशिद बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए मैं यहाँ पर प्रविशेषण को पहले हटा ही देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर राशिद तेज दौड़ता है, ये एक शब्द हो गया, मतलब ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, तो राशिद तेज दौड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है? दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि तेज। ठीक है, यानी तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पर अपने आप में क्या हो गया? तेज हो गया यहाँ पर आपका विशेषण शब्द। और अगर इस विशेषण शब्द की भी यहाँ पर विशेषता बता दी जाए ना, तो वहां पर प्रविशेषण हो जाएगा। अब इस विशेषण शब्द की विशेषता कैसे बताएंगे? जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं बहुत। ठीक है, बहुत, ये होगा आपका बहुत। अब इसको पढ़कर देखिए, राशिद बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य है। और इस विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है? ये तेज शब्द बता रहा है, यानी ये हो जाएगा तेज आपका विशेषण। और इस विशेषण की भी विशेषता, यानी इस तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है? इस तेज की भी विशेषता बता रहा है यहाँ पर आपका बहुत। ठीक है, अब देखिए तेज भी कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राशिद बहुत तेज दौड़ता है, तो बता दी ना इसने इस विशेषण शब्द की विशेषता। भाई तेज ही तो यहाँ पर विशेषण है, और इसी की भी विशेषता इसने यहाँ पर बता दी कि ये तो बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग आम बोलचाल में कैसे कहेंगे कि राशिद तेज दौड़ता है, लेकिन एक और यहाँ पर मेरी बगल में आकर कहेगा कि राशिद तेज नहीं, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो बहुत शब्द लगाया है ना, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो राशिद बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, इसमें प्रविशेषण जो होगा ये बहुत हो जाएगा। और उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अब देखिए सेब की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि सेब लाल है। ठीक है, सेब की विशेषता बताई जा रही है कि सेब लाल है, लेकिन यहाँ पर ये जो सिंदूरी है, इस लाल की भी विशेषता बता रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यानी लाल कलर की भी और वैरायटी बता रहा है, लाल कलर की भी एक विशेषता बता रहा है कि लाल नहीं सिंदूरी लाल है, यानी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अगर हमको ऐसे ही कहना होता कि कश्मीरी सेब लाल है, ठीक है, हमने कह दिया, लेकिन एक और वहां पर आएगा महानुभवी, वो बोलेगा कि कश्मीरी सेब लाल नहीं सिंदूरी लाल है, यानी उसने इस लाल की भी विशेषता बता दी कि ये जो लाल है ये ऐसा वैसा लाल नहीं है, ये भी सिंदूरी लाल है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, फैजान बड़ा साहसी व्यक्ति है। अब देखिए फैजान की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा व्यक्ति है फैजान। फैजान व्यक्ति जो है वो साहसी है, लेकिन इस साहसी की भी विशेषता यहाँ पर इस बड़े ने बता दी कि फैजान जो है वो ऐसा वैसा साहसी नहीं है, फैजान बड़ा साहसी है। तो ये बड़ा जो हो जाएगा ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इस साहसी की भी विशेषता बता रहा है कि साहसी भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा साहसी है। ठीक है, तो जो शब्द यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये आप विशेषण के तीनों अंग समझ गए होंगे और अच्छे से आपके क्लियर भी हुआ होगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर विशेषण के भेद। तो देखिए विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। हमारी हिंदी में यहाँ पर विशेषण के 4 भेद दिए गए हैं, इन चारों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 4 भेद कौन कौन से हैं विशेषण के। एक हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक से हम यहाँ पर गुण की विशेषता पता लगाएंगे, और संख्यावाचक से यहाँ पर संख्याओं का बोध होगा, यानी ऐसे विशेषण शब्द होंगे जो संख्याओं का बोध कराएंगे। परिमाणवाचक यहाँ पर देखिए ये परिणाम वो वाला नहीं है जो रिजल्ट आता है आपका परिणाम, ये परिमाण मापतोल वाला परिमाण होता है। ठीक है, तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण और ये आपका सार्वनामिक विशेषण, इनको यहाँ पर हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए गुणवाचक विशेषण ये रहा आपका गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? तो देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, रंग, आकार, दोष
इन सभी का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी गुणवाचक विशेषण से आप संज्ञा सर्वनाम के गुण का पता लगाएंगे, दशा का पता लगाएंगे, उसके रंग रूप आकार का पता लगाते हैं। यानी आपको गुणवाचक विशेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण को बताएगा। ठीक है, उनके गुण क्या क्या है, उन गुणों को बताएगा। ये देख लीजिए आपका इसके 7 भेद है, यानी गुणवाचक विशेषण के भी 7 भेद है। एक बार फिर से देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, रंग, आकार, दोष आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका गुण, यानी इससे ये गुणों को बताएगा। दूसरा हो जाएगा दशा, यानी दशा किसी की दशा के बारे में बताएगा कि वो गरीब है, बीमार है, स्वस्थ है, ये दशा ही होती है ना, तो इन दशाओं के बारे में बताएगा। तीसरा हो जाएगा रंग, यानी यहाँ पर ये रंग के बारे में बताएगा कि किसी का रंग कैसा है, काला है, पीला है, सफेद है, नारंगी है, उजला है। ठीक है, ये सभी बताएगा रंग। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर चौथा आकार, यहाँ पर ये आकार बताएगा, मोटा है, पतला है, तिकोना है, चौकोर है, गोल है, ये सभी चीज बताएगा। उसके बाद है पांचवा काल, यहाँ पर काल मतलब समय, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, तो यहाँ पर ये समय के बारे में बताएगा। उसके बाद है यहाँ पर छठा स्थान, यहाँ पर ये स्थान के बारे में बताएगा। और सातवां है यहाँ पर द्रष्टव्यवाचक। द्रष्टव्यवाचक क्या होता है हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। आइए इन 7 भेदों को एक एक करके देखते हैं और इनका वाक्य प्रयोग भी करके देखेंगे कि आखिर वाक्य में किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। ये रहा आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण। तो गुण क्या होगा आपका? देखिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, मेधावी, कुशाग्र, ये सभी जो है आपके गुण हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इनका वाक्य में प्रयोग करके देखें, खट्टा, खट्टा से क्या होगा? अंगूर खट्टे हैं। तो देखिए अंगूर की क्या विशेषता बताई कि अंगूर खट्टे हैं, और खट्टा यानी अंगूर का ये गुण हो गया। अंगूर में जो खट्टापन है ना, वो अंगूर का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए खट्टा को जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है मीठा, जैसे कि मीठा आम। आम की क्या विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, यानी आम का वो गुण बता रहा है कि ये इसके अंदर मीठे का गुण है, यानी आम मीठा है। ठीक है, ये उसका गुण हो जाएगा। जैसे कि कड़वा, करेला कड़वा है, करेले का क्या गुण बताया जा रहा है? करेले का गुण बताया जा रहा है कि भाई करेला कड़वा है। जैसे कि मेधावी, मेधावी छात्र, छात्र की क्या विशेषता बताई जा रही है कि छात्र जो है वो मेधावी है, यानी इस छात्र के अंतर्गत मेधावीपन है, यानी मेधावी जो है इस छात्र का गुण बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि होती है ना, बहुत से व्यक्तियों की कुशाग्र बुद्धि आपने सुना भी होगा कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का ये लड़का है। तो यानी उस लड़के की बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि उस लड़के की बुद्धि जो है वो कुशाग्र है, यानी उसका एक गुण बताया जा रहा है कि ये कुशाग्र बुद्धि का लड़का है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके देखिए, अंगूर खट्टे हैं। देखिए खट्टे जो है यहाँ पर गुण हो गया अंगूर का, तो यहाँ पर अंगूर के गुण के बारे में बता रहा है कि अंगूर खट्टा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए चाय फीकी है। अब देखिए ये फीकी शब्द है, ये भी आपका गुणवाचक हो जाएगा। चाय की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, क्या विशेषता बताई जा रही है कि चाय फीकी है, यानी चाय का यहाँ पर गुण बताया जा रहा है। तो चाय का क्या गुण है भाई? इसमें तो क्या गुण है इस चाय का? चाय का तो गुण क्या है? फीकी चाय है। ठीक है, तो ये फीकी जो हो जाएगा ये चाय का गुण बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण का दूसरा भेद दशावाचक। ठीक है, अब देखिए दशा, जैसे कि गरीब। आप देखते होंगे बहुत से लोग, भाई मेरी तो बहुत बुरी दशा है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। ठीक है, ऐसे सुना होगा आपने, भाई मेरी तो दशा बहुत बेकारी है, मैं तो गरीब हूँ। तो ये दशा जो हो जाएगा, गरीब एक दशा हो जाएगी। रोगी, पर मैं तो बहुत बीमार हूँ भाई, मेरी तो बहुत बुरी दशा हो रही। ठीक है, ऐसे भी बोलते होंगे लोग। तो रोगी जो होगा ये भी आपका दशावाचक हो जाएगा। भारी, भारी भी एक दशा है, पर मैं तो बहुत भारी हो रहा, काफी मोटा हो जाता है ना आदमी, बोलता है बहुत भारी हो रहा, मेरी तो दशा बहुत खराब है। तो ये दशा ही होती है। भारी भी आपका दशा है, मोटा, मोटा भी आपका दशा है। और गाढ़ा, बोलेगा ना बहुत गाढ़ा दूध है, भाई दूध की कैसी दशा है इसकी?
कोई कैसा दूध है? ओहो, इसकी तो दशा बहुत कड़ी भाई, बहुत गाढ़ा दूध है तो। इस तरीके से आप बोल कर देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा कि दशावाचक किन किन को कहते हैं। तो गरीब, रोगी, भारी, मोटा, गाढ़ा, ये इत्यादि शब्द जो होते हैं ये दशावाचक होते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने बहुत कम शब्द लिखे हैं, लेकिन मैं जब आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, उनमें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पलों को मेंशन किया गया है। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी इन नोट्स की? तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, एग्जाम विद जीके का। उसमें आपको जाना है और वहां से आपको इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और आप चाहे तो उनको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस दशावाचक का यहाँ पर कुछ प्रयोग करके देखते हैं वाक्य में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह सूखा पेड़ है। अब देखिए पेड़ की क्या दशा हो गई? पर पेड़ तो सूख गया भाई, बहुत बुरी दशा होगी पेड़ की। तो पेड़ की क्या दशा हो गई? सूख गया, यानी कि सूखा पेड़। तो ये सूखा क्या हो जाएगा? दशावाचक हो जाएगा। यह सूखा पेड़ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए, हरिंदर गरीब है। वह हरिंदर तो बहुत गरीब है बेचारा भाई, बहुत बुरी दशा उसकी तो गरीबी में। ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोल के देखा करो आप। तो देखिए गरीब जो हो जाएगा शब्द, ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दशावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये दशावाचक भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर रंग। देखिए रंग में क्या होता है? रंग का तो आप समझ ही जाओगे भाई, काला, पीला, नीला, सफेद, ये सभी तो रंग होते हैं ना। तो काला, पीला, अगर यहाँ पर रंग के द्वारा किसी का गुण बताया जाए ना, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए काला, पीला, उजला, धुंधला, चमकीला। जैसे यहाँ पर देखिए, यह चमकीला दुपट्टा है। अब देखिए दुपट्टे की विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि दुपट्टा जो है वो चमकीला है, और चमकीला मतलब ये रंग के अंतर्गत आएगा, यानी रंगवाचक विशेषण, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो रंग भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये रंग भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर चौथा भेद, आकार। अब देखिए आकार में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि गोल। भाई गोल जो होता है, कोई फुटबॉल देख लीजिए गोल होती है, आप बोलेंगे भाई फुटबॉल गोल है, तो फुटबॉल की क्या विशेषता बताई गई कि फुटबॉल जो है वो गोल है। तो फुटबॉल का क्या गुण बता दिया? उसकी गोलाई का गुण बता दिया, इसलिए गोल जो होगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और कैसा गुणवाचक विशेषण? आकारवाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि ये आकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए आकार में क्या आएगा? चौकोर। फिर क्या आएगा? त्रिकोण। तिकोना भी होता है। चौकोर मतलब चार कोना। नुकीला मतलब जो नोक होती है जिसके अंतर्गत नुकीला, जैसे कि कील समझ लीजिए, आयरन की कील होती है ना लोहे की, वो नुकीली होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर वाक्य बनाकर देखेंगे इससे, यह कील नुकीली है। ठीक है, यह कील नुकीली है। इसमें अगर आपसे विशेषण पूछ लिया जाए कौन सा है, तो पहले तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये कील के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसमें कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये आकारवाचक गुणवाचक विशेषण है, यानी ये आकार को बता रहा है। तो आकार क्या है इसका? नुकीला है। ठीक है, नुकीला है। ठीक है, नुकीला होता है ना कील का आकार, तो आप समझ लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर आकार लंबा भी होता है, भाई बहुत लंबा आदमी, उसका आकार लंबा है। ऐसे यहाँ पर चौड़ा, बहुत चौड़ा व्यक्ति है, यानी उसका आकार चौड़ा है, चौड़ाई में है। तिरछा, बहुत तिरछा है, तिरछा भी होता है ना, ये भी आपका आकार में ही आएगा। छोटा, ऊंचा, नीचा, ये सभी आपके आकार में आएंगे। इनसे आप वाक्य भी बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बनाकर भी दिए है और नोट्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पांचवा काल। काल का मतलब होता है समय। अब देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपसे समय भी पूछ सकता है, जैसे कि वर्तमान समय, भूत समय, भविष्य समय। ठीक है, साल भर, ये साल भर ये भी आपका समय काल के अंतर्गत ही आएगा। ऐसे यहाँ पर नया, पुराना, ये भी आपका देखिए नया, पुराना, ये काल के अंतर्गत तो है भाई। नया नया विवाह हुआ है मेरा, तो पुरानी, बहुत पुरानी शादी हो चुकी है। ठीक है, ये सभी काल के अंतर्गत आएंगे। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर भी आपका काल के अंतर्गत आएगा, और ये गुणवाचक विशेषण का ही एक शब्द हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर प्राचीन, बहुत प्राचीन समय, देखिए प्राचीन समय की बात है तो यानी समय के बारे में यहाँ पर बता रहा है प्राचीन, और कालवाचक के अंतर्गत ही इसको भी रखेंगे। जैसे कि आगामी, आगामी मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला समय, ठीक है, तो ये भी काल के अंतर्गत ही आता है। तो उम्मीद है आप ये कालवाचक भी समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थानवाचक, स्थानवाचक में देखे जैसे कि अंदर, बाहर, भीतर, ये शब्द जो हुआ ये स्थान है। देखिए भीतर यानी कि कमरे के भीतर, भीतर भी तो एक स्थान को बता रहा है भाई। ये टेबल को आप कमरे के भीतर रखे हो, तो क्या बोला, यानी इस टेबल को यहाँ से उठाकर कमरे के भीतर रख दो, तो वो एक कमरे के भीतर जो हो वो एक स्थान ही तो होगा, तो भीतर भी स्थान आएगा। कमरे के अंदर रख दो, अंदर, ये भी स्थान में ही आएगा। दाया, आप इसको मेरे दाएं रख दीजिए, ये भी आप स्थान बता रहे हैं। उसके बाद है ऊपर, आप इसको ऊपर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, दाएं रख दीजिए, बाएं रख दीजिए, ये सभी स्थान ही तो है, हम स्थान ही तो बता रहे हैं। हम ऐसा करके भाई स्थान के बारे में तो बता रहे हैं भाई, आप इसको ऊपर रख दीजिए, यानी ऊपर मतलब कोई स्थान होगा, भाई आप इसको नीचे रख दीजिए, भाई आप इसको दाएं रख दीजिए या बाएं रख दीजिए। तो ये हम किसी को स्थान के बारे में तो स्पेसिफिक कर रहे हैं ताकि वो उसको वहां पर रख सके, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आप देशीय, अब देखिए देशीय, आप बोलेंगे देशीय भी स्थान है क्या, आप बोलेंगे ना भाई देसी आदमी, सुना होगा आपने, देसी आदमी, एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में यहाँ पर बता दिया कि ये देशी आदमी मतलब एक हमारे देश का आदमी है, एक स्थान को स्पेसिफिक कर दिया कि किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देशीय आपका स्थान हो जाएगा। पंजाबी, जैसे कि पंजाबी जूती, अब कोई जूती बेच रहा होगा तो कहेंगे भाई कौन सी जूती है, तो बोलेगा पंजाबी जूती, तो पंजाबी जूती से एकदम समझ जाएगी कि हाँ भाई पंजाब की जूती मशहूर है, इसलिए पंजाब एक स्थान है और वहाँ की जूती मशहूर है, ठीक है। तो ये स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि क्षेत्रीय, जैसे होते हैं ना, भाषा बोलते हैं तो बोलेंगे अपनी क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, हमारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, हमारे क्षेत्र में जो बोली जाती है, तो क्षेत्रीय भी आपका स्थान हो जाएगा। तो ये भी तो स्थान के बारे में बता रहा है। ऐसे यहाँ पर अमेरिकन, अब देखिए जैसे कि अमेरिकन गाय, बोलते हैं अमेरिकन गाय होती है ना, तो हम गाय के बारे में पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कि अमेरिकन गाय। तो अमेरिकन गाय जब लगाकर हम बोला तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि हाँ एक अमेरिका स्थान है और वहां पर अमेरिकन गाय होती है, तो उन अमेरिकन गायों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अमेरिकन भी यहाँ पर स्थानवाचक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बनारसी, बनारसी साड़ी आपने सुना होगा, तो ये बनारसी यानी ये भी आपका स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर द्रष्टव्यवाचक, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे कि द्रष्टव्यवाचक किसको कहेंगे, जिन गुणवाचक विशेषणों में सा, सी, से लगा हो वे द्रष्टव्यवाचक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई हम यहाँ पर गुणवाचक विशेषण ही तो पढ़ रहे हैं ना अब तक, तो जिन गुणवाचक विशेषण में सा, सी, से ये शब्द लगे होंगे वहां पर आपका द्रष्टव्यवाचक हो जाता है। कैसे, इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पानी डालो, अब देखिए थोड़ा, थोड़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, थोड़ा क्या है भाई, गुणवाचक विशेषण ही तो है। थोड़ा सा, कम सा, ज्यादा सा, ये एक गुणी को तो बता रहा है, और इसके पीछे जब यहाँ पर ये सा लगा देंगे तो ये आपका हो जाता है द्रष्टव्यवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण के साथ जब सा शब्द लगेगा या सी शब्द लगेगा, सा, सी, से ये शब्द लग जाते हैं तो वहां पर द्रष्टव्यवाचक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे, पतला सा गन्ना लाओ, अब देखिए ये पतला जो होगा गुणवाचक विशेषण है और इसके साथ यहाँ पर ये सा शब्द लग गया है, तो पतला सा गन्ना लाओ, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है द्रष्टव्यवाचक। ऐसे यहाँ पर अगला उदाहरण देखेंगे ना, मेरी लुगाई मोटी सी है, अब देखिए मेरी लुगाई मोटी सी है, तो मोटी क्या होगा आपका, गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के साथ यहाँ पर क्या लग गया, सी लग गया। तो गुणवाचक विशेषणों के साथ अगर सा, सी, से ये शब्द लग जाते हैं तो वहां पर द्रष्टव्यवाचक हो जाता है, ठीक है। तो मेरी लुगाई मोटी सी है, हालांकि अभी लुगाई उगाई कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे, छोटी सी ट्रेन खड़ी है, अब देखिए छोटी ये भी गुणवाचक है और इसके साथ सी लग गया, तो छोटी सी ट्रेन खड़ी है, तो ये आपके द्रष्टव्यवाचक हो जाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के ये 7 भेद मैंने आपको एक एक करके बता दिया है।
अब आप इन पर जो है अपने वाक्य बनाकर देखिएगा, आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप खुद इनके नोट्स बनाना चाहते हो। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसमें से आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका गुणवाचक विशेषण। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया हो। तो इस वीडियो को बस यहीं पर विराम देते हैं, बाकी के जो विशेषण बचे हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो जरा भी पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी आपके फीडबैक हो, जो भी आप कहना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम विशेषण को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने कल के वीडियो में विशेषण का बेसिक जाना था, और विशेषण के अंग और तत्व के बारे में जाना था, और साथ ही विशेषण के भेद के बारे में भी जाना था। विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे, जिसमें कि एक भेद मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, गुणवाचक विशेषण। तो आइए बाकी के जो विशेषण के भेद होते हैं उनको भी आज की इस क्लास में कर लेते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको विशेषण के भेद के अंतर्गत क्या पढ़ाया था, ये गुणवाचक विशेषण कंप्लीट करा दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इस क्लास में हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, उनको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण है 4 घोड़े। अब देखिए, घोड़े जो है यहाँ पर ये संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि घोड़े 4 है, यानी संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है 4। 4 जो होगा इस घोड़े की विशेषता है, कि घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, 4 घोड़े हैं। तो 4 जो होगा ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, और 4 अपने आप में किसको प्रदर्शित कर रहा है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो 4 जो होगा ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, अनेक हाथी। अब देखिए, हाथी जो है वो क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा की यानी इस हाथी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि हाथी एक नहीं अनेक है। तो यहाँ पर अनेक हाथियों का जिक्र कर रहा है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनेक का मतलब यहाँ पर हाथियों की संख्या के बारे में बता रहा है, कि हाथी एक नहीं अनेक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कितने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या के बारे में ही बता रहा है, इसलिए अनेक भी अपने आप में संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ बकरी। अब देखिए, बकरी जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और बकरी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि बकरी कुछ बकरी, यानी कि कुछ विशेषता इसकी हो गई बकरी की। तो कुछ से क्या क्या आशय यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कुछ से तो यहाँ पर ये आशय निकल कर आ रहा है कि भाई बकरी एक तो है नहीं, जब कुछ लगा दिया तो इसका मतलब बहुत सारी बकरी होगी या कई बकरी होंगी जिनको हम गिन नहीं पा रहे होंगे। तो देख कर बोल दिया कि कुछ बकरी थी, ध्यान नहीं कितनी थी, लेकिन एक से ज्यादा थी, और एक से ज्यादा जब होती है तो वहां पर कुछ लगाया जाता है। तो कुछ बकरियां थी, तो कुछ क्या हो जाएगी, इस बकरी की विशेषता हो जाएगी। और कुछ अपने आप में क्या यहाँ पर इंगित कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर संख्या के बारे में बता रहा है कि बकरियों की संख्या ज्यादा थी, वे काउंट नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब आपने एक बात गौर किया होगा तीनों उदाहरणों में, यहाँ पर तो आपको स्पष्ट संख्या दे दी गई थी 4, इससे तो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि घोड़े 4 है। लेकिन यहाँ पर हमको जो स्पष्ट संख्या नहीं दी गई, यानी पूरी संख्या नहीं दी गई, हमको क्या दिया गया, अनेक। जैसे कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर संख्या तो नहीं दी गई और यहाँ पर भी संख्या नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर संख्या दे दी गई, जिससे हमको ये मालूम चल गया कि घोड़े की संख्या 4 है, लेकिन हाथी अनेक है। हाथियों की संख्या का हमको मालूम नहीं चला कि कितने हैं, बकरी की संख्या का हमको मालूम नहीं चला कि कितनी है।
तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि एक तो हो गई आपकी निश्चित संख्या, यानी यहाँ पर तो निश्चित कर दिया कि ये संख्या 4 है, और एक हो गया आपका अनिश्चित संख्या। यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर पाए कि हाथी कितने हैं, एक से ज्यादा है लेकिन हमको मालूम नहीं कि वे कितने हैं, इसका मतलब हो गया अनिश्चित संख्या। जैसे कि बकरी, बकरी क्या है यहाँ पर, कुछ बकरी, यहाँ पर निश्चित नहीं कर पाए कि कितनी बकरी है, एक से ज्यादा तो बकरी है, इसीलिए तो यहाँ पर कुछ बकरी का प्रयोग किया है, लेकिन हम ये निश्चित नहीं कर पाए कि वह बकरी कितनी है, इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चित हो गया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से तो यहाँ पर निश्चित संख्याओं का बोध हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 घोड़े, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से यहाँ पर क्या बोध होगा, अनिश्चित संख्यावाचक से यहाँ पर बोध होगा कि यहाँ पर इसकी अनिश्चित संख्याओं का ही बोध होगा, यानी यहाँ पर संख्याओं का पता नहीं होगा कि कितने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के पहले भेद के बारे में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसके भेद भी यहाँ पर 5 तरीके का निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, तो इन पांचों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे और भी उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि एक आदमी। अब देखिए आदमी की विशेषता यहाँ पर बता दी गई कि आदमी कितना है, एक, और यहाँ पर एक लगाकर निश्चित कर दिया गया कि आदमी सिर्फ एक है। हमको ये डाउट में नहीं रखा कि कुछ आदमी, अनेक आदमी, ये डाउट में यहाँ पर नहीं रखा गया कि कितने आदमी होंगे, यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल निश्चित कर दिया कि एक आदमी। ठीक है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 कारें, यहाँ पर कारों की संख्या निश्चित कर दी गई कि कारें कितनी है, 10 है। हमको डाउट में तो नहीं रखा, हमको भलंके में तो नहीं रखा कि भाई इतनी कारें है, इतनी वो है, ऐसा कुछ नहीं बोला, सीधा यहाँ पर आपको निश्चित संख्या दे दी गई कि 10 कारें। ऐसे ही यहाँ पर आपको 5 घोड़े, अब देखिए घोड़ों की संख्या यहाँ पर निश्चित कर दी गई 5 घोड़े, तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब इसके भी यहाँ पर 5 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद जो है वो हो जाता है क्रमवाचक विशेषण, यानी इसमें यहाँ पर क्रम को बताएगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं ना, क्रम से चलते हैं, ये आपके क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका क्रमवाचक विशेषण, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। तो ये गणनावाचक विशेषण जो है ये भी अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक, जिससे पूर्ण अंकों का ज्ञान होगा, और एक होता है अपूर्णांक बोधक, जिससे पूर्ण अंकों का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। हालांकि हम इन दोनों को अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इनके उदाहरण सहित। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण जो होता है जो गुणा में चलते हैं, जैसे कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। ठीक है, ये होता है ना, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण। और 5वां हो जाता है यहाँ पर प्रत्येक बोधक विशेषण। तो ये 5 भेद जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। आइए अब एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम क्रमवाचक विशेषण को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जो संख्या के क्रम को सूचित करते हैं वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 100वां, 1000वां, कुछ भी हो वो यहाँ पर आपके क्रमवाचक विशेषण हो जाते हैं, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला लड़का यहाँ आए, आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा
और इसमें लिखा हुआ है पहला लड़का यहाँ आए, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जवाब दे देंगे कि यहाँ पर तो भाई संख्या के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अगर आपसे और डीप में पूछा जाए, और भी गहराई से अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये कौन सा विशेषण है, तो आप बोल देंगे कि भैया जी ये तो आपका क्रमवाचक विशेषण है। तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे तो और भी क्लियर होगा, जैसे कि पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। अब आपसे अगर ये वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप ये जो तीसरा शब्द लिखा है यहाँ पर तीसरा, इसको पढ़कर आप बता देंगे कि ये तो एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तीसरा, तो इसलिए ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पर आपसे और डीप में पूछे तो पूछे कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण, तो आप बोलेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या को बता दिया इसने कि तीसरा पूछ रहा है, तो निश्चित कर दिया नहीं कर दिया। और अगर आपसे और भी डिटेल में पूछा जाए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी ये कौन सा विशेषण है, तो आप बोल देंगे कि ये तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो क्योंकि ये यहाँ पर क्रम को दर्शा रहा है, पंक्ति का तीसरा लड़का, भाई पंक्ति में पहला लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का होगा, और हमसे क्या पूछा है कि तीसरा लड़का खड़ा हो जाइए, तो तीसरे लड़के के बारे में पूछा है ना, यानी निश्चित कर दिया कि वो तीसरा लड़का, और तीसरा लड़का क्या होगा, क्रम, क्योंकि यहाँ पर एक क्रम से चल रहे थे, क्रम से पंक्ति में खड़े थे। तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्रमवाचक विशेषण वे होंगे जो संख्या के क्रम को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इसके अंतर्गत भी क्रमवाचक विशेषण आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद, गणनावाचक विशेषण। तो हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत पहला भेद तो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्रमवाचक विशेषण। अब यहाँ पर दूसरा भेद पढ़ने वाले हैं, गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण अंकों में गिने जा सके उनको गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो अंकों में गिने जा सकते हैं वो यहाँ पर गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब अंकों में कैसे गिने जाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये अंक ही तो हो गए। अब हम इनको अंकों में गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1, सवा, पौन, ढाई, ये होते हैं ना, ये भी आपके गणनावाचक विशेषण ही होते हैं, क्योंकि इनसे हम यहाँ पर गणना करते हैं। अब गणनावाचक विशेषण भी यहाँ पर दो तरीके का होता है, इसके भी यहाँ पर दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक भेद हो जाता है पूर्णांक बोधक और एक भेद हो जाता है इसका अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक से यहाँ पर यानी ऐसे विशेषण शब्द आपको मिलेंगे जिनसे यहाँ पर पूर्ण अंकों में गिना जा सके, और अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत क्या होगा, ऐसे अंक होंगे जो यहाँ पर पूर्ण अंकों में नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि आधा, पौना, सवा, ढाई। ठीक है, इनको एक एक करके दोनों को बहुत ही डिटेल में और वाक्य प्रयोग करके उदाहरण सहित देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर गणनावाचक विशेषण का पहला भेद हो जाता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक क्या होता है, जो गणनावाचक विशेषण पूर्ण अंकों का बोध कराए वो पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण होते हैं। यानी ये पूर्ण अंकों का बोध कराएंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये क्या है, एक जो है अपने आप में पूरा अंक है, 2 ये भी पूरा अंक है, 3 भी पूरा अंक है, 4 भी पूरा अंक है, 5 भी पूरा अंक होगा, 6 भी पूरा अंक होगा। यानी यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये हम गणना कर रहे हैं, ये पूरे अंक है, इसलिए इनको पूर्णांक बोधक कहेंगे। और पूर्णांक बोधक भी किस तरीके से कहेंगे, पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, इसका यहाँ पर कुछ उदाहरण देके वाक्य प्रयोग करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 रुपये दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 25 जो है ये गणना कर रहे हैं हम, और 25 जो है अपने आप में पूरा अंक है, यानी कि पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पूर्णांक बोधक। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे, मुझे 2 पुस्तकें दो। अब देखिए, मुझे 2 पुस्तकें दो, तो 2 क्या है, पूर्णांक बोधक है, यानी पूरा अंक है, पूरे अंक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण यहाँ पर ये हो जाएगा।
तो उम्मीद है पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं गणनावाचक विशेषण का दूसरा भेद, जो कि है आपका अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक क्या होगा? जो पूर्ण अंकों का बोध न कराए, यानी ऐसे विशेषण जो पूर्ण अंकों का बोध नहीं कराएंगे, वे यहाँ पर अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सवा, आधा, पौना, ढाई, डेढ़ इत्यादि जो यहाँ पर गणनावाचक शब्द होंगे वो यहाँ पर अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। क्यों अपूर्णांक बोधक होंगे? क्योंकि ये पूरे अंकों का बोध नहीं कराएंगे। भाई 1, 2, 3, 4 ये तो पूरे अंक हो गए, लेकिन ये आधा, सवा, पौना, ढाई ये पूरे अंक थोड़े ही है। ये एक, जैसे कि आपका आधा हो गया, ये 1 से आधा होता है, और ये क्या होगा? सवा होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी चौथाई हिस्सा होता है 1 का, 1 में जुड़कर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। इनको हम उदाहरण से समझेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, 2.5 किलो चीनी लाओ। अब देखिए यहाँ पर 2.5 किलो चीनी लाओ, यहाँ पर पूरे अंक का बोध थोड़े हो रहा है, यानी कि पूर्णांक बोधक थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण अंकों का बोध हमको नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 2 किलो चीनी लाओ तो ये हो जाता पूर्णांक बोधक, लेकिन यहाँ पर अब 2 किलो नहीं है, अब यहाँ पर है 2.5 किलो। तो 2.5 किलो चीनी लाओ, इसका मतलब ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, ये पूरे अंकों का बोध यहाँ पर नहीं करा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1.25 किलो तेल ले लो। अब देखिए 1.25 किलो तेल ले लो, यहाँ पर भी पूरे अंक का बोध नहीं हो रहा है, 1.25 किलो बोल रहा है। तो 1.25 किलो जब बोल रहा है तो ये भी अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, 3.25 रुपये दीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पर बोलता 3 रुपये दीजिए तो हो जाता है पूर्णांक बोधक, लेकिन अब बोल रहा है 3.25 रुपये दीजिए, इसका मतलब ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये गणनावाचक विशेषण के दोनों भेद आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद। तीसरा भेद यानी ये वाला भेद, ये तो है ना हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसका हमने ये भी भेद पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ये तीसरा भेद, जो कि है आवृत्तिवाचक विशेषण। अब आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो आवृत्ति को सूचित करे वो आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। आवृत्ति मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है 3 गुना, ये चलते हैं आपके गुने में। आपको इसकी पहचान अगर याद रखनी हो तो आवृत्ति का मतलब हो, इसका समझ लीजिए गुना। जब भी आवृत्ति पूछे तो आप गुना में काउंट कीजिएगा, जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना, 212, ये सभी जो होते हैं गुने में, ये आपके आवृत्तिवाचक होते हैं। इनका यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे तो और भी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, राजू तुमसे तिगुना काम करता है। अब देखिए तिगुना जो हो जाएगा ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, आवृत्ति को सूचित कर रहा है। तो राजू तुमसे तिगुना काम करता है, ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। एक और उदाहरण है यहाँ पर, हम इस बार 2 गुनी मेहनत करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर इस बार 2 गुनी मेहनत करेंगे। यूपीपी कांस्टेबल में नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस बार हम दोगुनी मेहनत करेंगे और यूपीएसआई का में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, इस तरीके की पॉजिटिव सोच रखिए और अपने से रिलेट करके इनको पढ़ते भी चलिए, याद भी करते चलिए और समझते भी चलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आप क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण समझ गए होंगे। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण, इन दोनों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत समुदायवाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो चौथा भेद है वो है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण किसको कहेंगे ये देख लेते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण जो समुदाय या समूह का बोध कराए वे समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे संख्यावाचक विशेषण होंगे जो किसी समुदाय का या किसी समूह का बोध कराएंगे, उनको यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये उदाहरण लिखे गए हैं, दोनों, तीनों, पांचों, आठों, बीसों, कुछ भी हो सकता है।
तो ये देखिए दोनों और तीनों ये एक समूह का निर्माण करे। हम बोलेंगे ना तीनों व्यक्ति, यानी तीनों व्यक्ति, इसका मतलब एक समूह है तीनों का। तो यहाँ पर समूह का जिक्र इनके द्वारा यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पांचों आदमी, ठीक है, तो पांचों आदमी जब हम बोलेंगे तो पांचों से क्या मिल रहा है, बनकर क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, एक समुदाय बन रहा है। तो ये दोनों, तीनों, पांचों, छठों, सातों, आठों, नौवों, बीसों, सोइयों, ये जो भी आपके इस तरीके से समूह में बोले जाएंगे, ये यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक समुदाय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण इनको कहा जाता है। इनको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे, यानी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम दोनों घूमने जाएंगे। अब देखिए हम दोनों, दोनों से यहाँ पर एक समूह का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? अब कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो है वो एक समुदायवाचक या फिर इसी को समूहवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, ये तीनों पेड़ सूख गए हैं। ठीक है, ये तीनों पेड़ सूख गए हैं। अब देखिए ये तीनों जो है, तीनों ये एक समूह का निर्माण कर रहा है। भाई ये तीनों पेड़ सूख गए, तो तीन पेड़ खड़े हो गए एक जगह, तो ये तीनों सूख गए, तो एक समूह का निर्माण कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? तो तीनों क्या है, एक समूह का यहाँ पर बोध करा रहा है, तो इसलिए तीनों जो हो जाएगा वो समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण है यहाँ पर, पांचों भाई वन में गए। अब देखिए पांचों, पांचों से क्या एक समूह का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई समूह के बारे में ही तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है पांचों से, तो पांचों जो हो जाएगा एक समूह हो जाएगा। तो पांचों भाई वन में गए, इस वाक्य में जो पांचों है ये समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अंतिम भेद, जो कि है पांचवा, ये है आपका प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद बताए थे ना, उनमें पांचवा जो है ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। अब देखिए प्रत्येक बोधक क्या होता है, जो संख्यावाचक विशेषण एक या अकेले का बोध कराए। यानी यहाँ पर ये जो प्रत्येक बोधक होते हैं ना, ये एक एक करके बोध कराएंगे, ये अकेले अकेले का बोध कराएंगे, उनको यहाँ पर प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाएगा। कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, देखिए एक बार यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए सीधा। हरेक की मृत्यु निश्चित है। अब देखिए हरेक, ये किससे बना है? हर एक, यानी जितने भी है, जितने भी दुनिया में है, एक एक करके सबकी मृत्यु होनी है, इसलिए यहाँ पर शब्द बन गया हर एक। तो हर एक ये हो जाएगा शब्द आपका प्रत्येक बोधक का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बोधक इसको यहाँ पर बोलेंगे हर एक। हर एक की मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक को भोजन दो, यानी कि जितने भी यहाँ पर दावत खाने आए हैं प्रत्येक को भोजन दो, यानी एक एक करके भोजन दो। ठीक है, तो प्रत्येक भी यहाँ पर अकेले का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? जी बिल्कुल करा रहा है, तो ये प्रत्येक बोधक यहाँ पर हो जाएगा। एक एक करके आओ, भोजन खाने के लिए एक एक करके आओ, भंडारा खाने के लिए एक एक करके आओ। ठीक है, तो एक 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 अकेले का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? ये बिल्कुल करा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्येक बोधक। तो ये थे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पांचों भेद, जो कि मैंने आपको एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है और वाक्य में भी प्रयोग करके इनको आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो मैंने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था ना हमने शुरू में, उसमें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण था, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उसके पांचों भेद को भी यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो क्या होते हैं, जो अनिश्चित संख्या या बहुत्व का बोध कराए, यानी अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। वहां पर जो संख्या होगी उसकी निश्चितता का बोध नहीं होगा, अनिश्चित होगी, अनलिमिटेड भी हो सकती है, यानी जिनको गिना नहीं जा सके, और ये उनको गिना नहीं जा सकेगा, अनलिमिटेड होगी, तो वे बहुत सारी वस्तुएं होगी ना, इसीलिए यहाँ पर बहुत्व लिखा है। यहाँ पर बहुत्व, बहुत शब्द यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक नहीं होगी, ये होगी बहुत, यानी कि बहुत सारी होगी, जिनको हम यहाँ पर गिनने में असमर्थ होंगे। तो जो अनिश्चित संख्या या बहुत्व का बोध कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण देखिए कुछ, जैसे कि यहाँ पर अनेक, कितने सारे, ढेर सारे, कितने, कई।
ये इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए, पापा ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब देखिए, ढेर सारे खिलौने खरीदे, इससे हमें ये पता थोड़ी चल रहा है कि कितने खरीदे, ढेर सारे खरीदे, क्या पता कितने खरीदे होंगे। यानी यहाँ पर निश्चित संख्या का तो बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। तो पापा ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, भाई बच्चे खेल रहे हैं। अब ये निश्चित नहीं किया कि कितने खेले हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लगा दिया, तो कुछ का मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या पता कितने होंगे। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कई दर्शकगण, यानी कि दर्शकगण थे बहुत सारे, तो कई का यहाँ पर यूज कर दिया, तो कहीं से यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर पता नहीं कितने शेर थे। अब देखिए यहाँ पर कितने, पता नहीं कितने शेर थे, भाई कितने से क्या पता हमको, तो कितने से यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है, भाई बहुत सारे होंगे, हम हमारे से गिने नहीं गए, इसीलिए हमने बता दिया। किसी ने पूछा होगा कि भाई कितने शेर थे, तो हमारी भाई पता नहीं कितने शेर थे, मतलब बहुत ही सारे थे, मैं नहीं गिन पाया, पता नहीं कितने थे। ठीक है, तो इसलिए कितने शब्द जो होगा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद हो जाएगा, ठीक, मतलब उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर उदाहरण, गुफा में बहुत शेर थे। अब देखिए, जो बहुत है ये भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो गुफा में बहुत शेर थे, यानी कि बहुत सारे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये संख्यावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सभी भेद वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करा दिया है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और नियम। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण जो होता है इनसे संबंधित दो नियम है, जिनसे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। आइए इनको देखते हैं। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले या तो लगभग लग जाए, या पूर्णांक बोधक के पहले करीब शब्द लग जाए, या फिर पूर्णांक बोधक शब्द के बाद में ओ प्रत्यय लग जाए, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं फिर से आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेंगे। यानी आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में मैंने एक गणनावाचक विशेषण आपको पढ़ाया था। उस गणनावाचक विशेषण के मैंने आपको दो भेद बताए थे, पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। तो वो जो पूर्णांक बोधक होता है ना, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके पहले अगर लगभग शब्द या फिर करीब शब्द, इन दोनों में से कोई सभी लग जाता है ना, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। या फिर उस पूर्णांक बोधक शब्द के बाद में ओ प्रत्यय लग जाए, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ये ओ वाला, ये प्रत्यय ओ। अब भी आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये एक उदाहरण है, 40 लोग थे। अब देखिए, जो 40 है ये पूर्णांक बोधक है, यानी ये पूरा अंक है, पूरा अंक होता है वही तो पूर्णांक होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था। तो 40 जो है ये पूर्णांक बोधक हो गया। अगर इसके पहले हम यहाँ पर लगभग लगा दें, देखिए लगभग, ये हो गया आपका लगभग। ठीक है, ये हो गया लगभग। तो अब इसको पढ़ेंगे हम, लगभग 40 लोग थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब तक हमने यहाँ पर लगभग नहीं लगाया था, अब इसको पढ़ रहे थे हम, 40 लोग थे, तो ये हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर इसने निश्चित संख्या दे दी है 40, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये पूर्णांक भी है। अब इस पूर्णांक बोधक के पहले हमने यहाँ पर लगभग लगा दिया। लगभग लगाते ही इसको कैसे पढ़ेंगे, लगभग 40 लोग थे, तो लगभग 40 लोग थे, इसका मतलब अब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं रहा, अब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। तो बस इस डेफिनेशन में जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें यही कहा गया है कि अगर पूर्णांक बोधक के पहले हम लगभग लगा दे, तो वहां पर
निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 लोगों ने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पर 100 जो है ये पूर्णांक बोधक है कि नहीं है? पूरे अंक को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ, पूरे को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये पूर्णांक बोधक भी है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो ये है ही। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये पूर्णांक बोधक है, तो ये हो जाता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अगर इस पूर्णांक बोधक यानी इस 100 के पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं करीब, करीब, ये यहाँ पर लिख दिया हमने करीब। अब इसको पढ़ेंगे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया। अब ये पूर्णांक बोधक के पहले जो करीब लग गया है ना, अब ये पूरा का पूरा वाक्य आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं रहा, अब ये यहाँ पर आपका हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो कि मैंने आपको ऊपर ये परिभाषा लिखी गई है ना, इसमें भी यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले या तो लगभग लग जाए या फिर करीब लग जाए, तो वो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो लगभग तो हमने इस उदाहरण में लगाया और करीब हमने इस उदाहरण में लगाया। अब यहाँ पर करीब लगते ही ये हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, सैकड़ों लोग मारे गए। अब देखिए ये जो सैकड़ों है, इस सैकड़ों में देखिए ओ प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं है? ये वाला देखिए यहाँ पर ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर ओ प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ पर भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक बार आप इसको फिर से पढ़ेंगे ना, इस परिभाषा को, और इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नोट्स देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये भी। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक विशेषण एक साथ आ जाते हैं, यानी कभी कभी आपको कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें दो पूर्णांक बोधक एक साथ आ जाएंगे, तो वहां पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 50-60 लोग बचे हैं। अब देखिए 50 पूर्णांक बोधक है, 60 पूर्णांक बोधक है, दोनों शब्द एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि 50-60 लोग बचे हैं। अगर आपसे इस तरीके का वाक्य देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताना है। ये 50 और 60 देखकर आप निश्चित मत लगा देना, आप इसकी यहाँ पर ये पहचान ऊपर पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी मैंने बराबर लिख दी है। ठीक है, तो 50-60 लोग यानी कि दो पूर्णांक बोधक एक साथ आ जाएंगे तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2-4 लोग चले आओ। ठीक है, 2-4 लोग चले जाओ, तो यहाँ पर 2 और 4 दोनों पूर्णांक बोधक है और दोनों एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये संख्यावाचक विशेषण का पूरा टॉपिक आप समझ गए होंगे। बाकी के विशेषण जो है वो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम विशेषण को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको विशेषण के 4 भेद बताए थे, और यहाँ पर मैंने आपको गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण ये 2 भेद आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बाकी के जो 2 भेद बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे, यानी परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए विशेषण का जो तीसरा भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी आपको ऐसे विशेषण शब्द मिलेंगे जिनके द्वारा हम किसी वस्तु की मात्रा का या फिर उसकी जो मापतोल होती है, किलोग्राम, सेर, सवा सेर, दर्जन, ये होते हैं ना, इन सभी की जो मात्रा होती है वो हम किस तरीके से माप तोल करते हैं उनका, भाई किसी को किलो में करेंगे, किसी को ग्राम में करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी माप तोल होती है, ये ऐसे शब्द जो होते हैं वे आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर कम, थोड़ा, अंशतः, कुछ, दर्जन,
यहाँ पर ये आपके जो विशेषण दिए गए हैं वो परिमाणवाचक विशेषण है, यानी ये किसी के परिमाण को बता रहे हैं, किसी की यहाँ पर मात्रा को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कम पानी पियो, अब देखिए पानी की मात्रा बता रहे हैं, कम पानी पियो। तो यहाँ पर पानी की क्या विशेषता बताई, पानी की विशेषता बताई कि यहाँ पर कम पानी पियो, और जो ये कम हो जाएगा ना, ये अपने आप में परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये पानी का परिमाण यहाँ पर बता रहा है, पानी की मात्रा यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी दो, जैसे कि थोड़ा घी दो। अब देखिए घी का परिमाण यहाँ पर बता रहा है कि घी जो देना है हमको वो थोड़ा दो, यानी कि कम मात्रा में दो। तो यहाँ पर घी की मात्रा बताई जा रही है ना थोड़ा से, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि अंशतः ऐसे ही शब्द हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर दर्जन हो जाएगा, एक दर्जन केले दो। अब केले का परिमाण यहाँ पर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, केले की यहाँ पर मात्रा ही तो बताई जा रही है, एक दर्जन केले दो, यानी कि एक दर्जन केले अगर यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर केलों का यहाँ पर परिमाण बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पर तो यहाँ पर निश्चित संख्या आ रही है, जैसे कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दर्जन जब हम नाम लेंगे तो वहां पर हमको निश्चित हो जाएगा कि यहाँ पर निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, यानी 12 केलों के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कुछ केले दीजिए, यहाँ पर केलों की संख्या निश्चित नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चित यहाँ पर संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग करके देखते हैं और अच्छे से इनके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का, यहाँ पर देखिए निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध हो, उसे यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द आपको मिलेंगे जिनसे किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल जो होता है या उसका जो परिमाण होता है उसकी निश्चित मात्रा का यहाँ पर ज्ञान होगा, अनिश्चित मात्रा का नहीं होगा, निश्चित मात्रा का बोध होगा, तो उनको यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, 4 गज कपड़ा दीजिए। अब देखें यहाँ पर गज जो है ये कपड़े की क्वांटिटी को मापता है, कपड़े को मापता है। भाई कपड़े को गज में भी तो मापते हैं ना, कि 2 गज कफन का कपड़ा बोलते हैं, ऐसे गानों में भी सुना होगा आपने। तो गज की मात्रा यहाँ पर बता दी 4 गज, यानी यहाँ पर मात्रा को निश्चित कर दिया 4 गज। अब ये क्या हो जाएगा, आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो 4 गज कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि और उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, माँ ने 1 तोला हींग खरीदा। अब देखिए 1 तोला हींग खरीदा, 1 तोला यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो 1 तोला में यहाँ पर कितने ग्राम होते हैं, सोने की क्वांटिटी में अगर गिनेंगे तो यहाँ पर 10 ग्राम होते हैं 1 तोला में। ठीक है, तो देखिए माँ ने 1 तोला हींग खरीदा। अब 1 तोला यहाँ पर निश्चित मात्रा कर दी। ठीक है, एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, सेर भर आटा दीजिए। तो सेर भर आटा दीजिए, इसका इसकी मात्रा भी यहाँ पर निश्चित हो जाएगी, ये भी आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब शेर भर, अब इस शेर भर से आप समझ नहीं रहे होंगे कि ये शेर भर निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा। तो आपको बता दूं कि शेर जो होता है, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि सवा शेर, शेर, तो एक शेर में कितने ग्राम होते हैं, तो एक शेर में यहाँ पर आपके 933 ग्राम होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 933 ग्राम होते हैं। तो एक शेर में 933 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलो से थोड़ा कम होता है। ठीक है, 1 किलो से थोड़ा ही कम होता है शेर। तो एक शेर का मतलब होता है 933 ग्राम। ये इसकी मात्रा हमको यहाँ पर मालूम है कि एक शेर में 933 ग्राम होता है। और जब यहाँ पर कहेंगे कि शेर भर आटा दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर 933 ग्राम आटा दीजिए, ऐसे समझ जाते हैं। पुराने बुजुर्ग जो होते हैं वो शेर में यहाँ पर वस्तुओं का लेन देन करते थे ना, तो उनको अगर शेर भर बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमको इतना ग्राम इसको वस्तु देनी है। तो शेर भर भी यहाँ पर आपको निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है ना, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और परिमाण किसका बता रहा है, आटे का। ठीक है, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर होता है, मन भर गेहूं लाओ। अब देखिए ये भी अपने पुराने बुजुर्गों से, आपके कोई बुजुर्ग होगा उनसे पूछेगा एक मन में कितने किलो होते हैं। तो अगर उनको बोलेंगे कि 1 मन गेहूं चाहिए और उनको मालूम है कि 1 मन में कितने गेहूं है, तो वो आपको समझकर तुरंत दे देंगे। 1 मन में यहाँ पर 40 किलो गेहूं होते हैं, मतलब 1 मन में यहाँ पर 40 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 40 किलोग्राम गेहूं लाओ, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो मन भर आपका क्या हो जाएगा, गेहूं लाओ। ये मन भर वो नहीं है कि मन भर के हमने खीर खा ली, मन भर के रोटी खा ली, वो वाला नहीं है। ये मन भर है, यानी कि 1 मन की बात कर रहा है।
तो एक मन में यहाँ पर 40 किलोग्राम होते हैं। तो मन भर गेहूं लाओ, ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, बिल्ली ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब देखिए, तो देखिए दूध यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा यहाँ पर बताई जा रही है आधा लीटर, तो आधा लीटर। अब देखिए लीटर जो होता है वो आधे लीटर की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर मात्रा को निश्चित कर दिया कि नहीं कर दिया? आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल कर दिया। यहाँ पर इसने आधा लीटर दूध की बात कर दी, तो यहाँ पर इसने निश्चित कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, दूल्हे के सूट में 5 मीटर कपड़ा लगा। तो दूल्हे के सूट में 5 मीटर कपड़ा लगा। अब देखिए 5 मीटर यहाँ पर मात्रा निश्चित कर दी इसकी, नहीं कर दी? तो आप बोलेंगे कि जी भैया इसके यहाँ पर परिमाण जो है इसको निश्चित कर दिया, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, इसमें अनिश्चित मात्राओं का बोध कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो अनिश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि थोड़ी सी मदद करो। अब देखिए ये मदद करने के बारे में बात कर रहा है, तो मदद करो थोड़ी सी मदद करो, तो यहाँ पर मात्रा तो निश्चित नहीं की गई, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी सी क्या होगा आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, राशिद बहुत खाता है। अब ये देखिए बहुत जो है, राशिद खाता है, बहुत खाता है, मात्रा तो निश्चित नहीं की भाई, बहुत खाता है। अब बहुत में क्या आपका कितना खाता होगा, तो बहुत भी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत का मतलब हो जाता है अनिश्चित, यानी मात्रा निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और उदाहरण देखेंगे, बिल्ली सारा दूध पी गई। अब देखिए बिल्ली दूध पी गई, सारा दूध पी गई। अब सारे से मतलब जो है बाल्टी में दूध था और बिल्ली सारा का सारा पी गई। अब बाल्टी में कितना दूध था ये थोड़ी मालूम है, हमने माप तोल कर थोड़े रखा था, तो यानी दूध की जो मात्रा होगी वो अनिश्चित हो जाएगी। तो सारा का मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। बिल्ली अनिश्चित दूध पी गई, यानी बिल्ली सारा दूध पी गई। सारा का मतलब होता है अनिश्चित मात्रा का बोध यहाँ पर करवाया है। तो बिल्ली सारा दूध पी गई, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये सारा शब्द। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं अपन, माँ मुझे और रोटी दो। अभी देखिए और शब्द आया है यहाँ पर, ये और वो वाला नहीं है कि मैं और तुम, ये वो वाला और नहीं है। ये इस और का मतलब यहाँ पर आप इस वाक्य को पढ़िए, इस और का मतलब आपकी समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। माँ मुझे और रोटी दो, यानी माँ मुझे रोटी दो, रोटी खा रहा हूं मैं, मुझको और भी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं क्या कहूंगा, माँ मुझे और रोटी दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि माँ मुझको एक रोटी दो, दो रोटी दो, ऐसा तो नहीं बोला। मैंने बोला कि माँ मुझको और रोटी दो, यानी मात्रा यहाँ पर निश्चित नहीं की मैंने, यहाँ पर अनिश्चित मात्रा कर दी। अब माँ मुझको एक रोटी भी दे सकती है, दो भी दे सकती है, तीन भी दे सकती है, पूरा का पूरा बोहिया भी रख सकती है, यानी जिसमें रोटी रखते हैं ना उसको बोहिया बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ मुझको और रोटी दो, और का मतलब यहाँ पर अनिश्चित मात्रा का यहाँ पर बोध करा रहा है, यानी अनिश्चित रोटी यहाँ पर मैंने मांग ली। माँ कितनी भी रोटी मुझको दे सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि माँ मुझको इतनी रोटी दो, बस बोल दे कि माँ मुझको और रोटी दो। अब माँ एक रख दे, दो रख दे, तीन रख दे, वो उसकी मर्जी है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो और क्या है आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं, कुछ चावल दे दो। अब देखिए चावल यहाँ पर कुछ दे दो, ये भी अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, करा रहा है नहीं करा रहा है? कुछ चावल दे दो, ऐसा तो नहीं बोला कि 1 किलो चावल दो या 2 किलो चावल दो, ऐसा तो नहीं बोला। बोला है कि कुछ चावल दो, कुछ का मतलब हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ये कुछ भी। एक और यहाँ पर देखिए उदाहरण, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। अंशतः मतलब सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिपूर्ति नहीं की, अंशतः की है, बहुत थोड़ी सी की है, बहुत कम की है। अंशतः का मतलब हो जाता है बहुत कम, यानी कि पूरी तरीके से नहीं की, अंशतः की। तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, तो ये अंशतः जो हो जाएगा ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये परिमाणवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, जो कि आपका विशेषण का चौथा प्रकार है। तो सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है ये आपका संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, यानी
सर्वनाम शब्द जो हमने पीछे सर्वनाम चैप्टर पढ़ा था ना, सर्वनाम मूल सर्वनाम की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 11 मूल सर्वनाम बताए थे। तो यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो देखिए, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी। क्या बात ध्यान रखनी होगी? पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम नहीं होने चाहिए। यानी संज्ञा के तुरंत पहले जो सर्वनाम आएंगे ना, वे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होने चाहिए और निजवाचक सर्वनाम नहीं होने चाहिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं, तू, और निजवाचक होता है आप, अपने आप, यानी कि आप या स्वयं। ठीक है, ये मैंने आपको सर्वनाम में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है सर्वनाम की तो एक बार आप वो जाकर देख लीजिए। पूरा का पूरा सर्वनाम मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। 35 से 40 मिनट का वो वीडियो है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो यहाँ पर आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएंगे ना, वो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, आप, अपना, मैं, तू, स्वयं, ये इत्यादि जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम और ये निजवाचक सर्वनाम के ही विभक्ति रूप है, कारक विभक्तियां है। ठीक है, तो इस तरीके के सर्वनाम अगर आपके संज्ञा शब्द से पहले यूज हो रखे होंगे तो वहां पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इनके इन सर्वनाम का प्रयोग अगर वहां पर है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, इसको और अच्छे से यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसके उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह गाय सुंदर है। अब देखिए, यह जो है ये क्या है? ये एक सर्वनाम है। सर्वनाम है कि नहीं है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यह जो है ये सर्वनाम है निश्चयवाचक। अब इसके तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है? गाय आया है। और गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है। संज्ञा पढ़ाया था ना मैंने आपको। गाय क्या है? संज्ञा शब्द है। और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गया? यहाँ पर संज्ञा शब्द आ गया। ठीक है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन अगर ये हम इस तरीके से इसको लिख देते, जैसे कि ये वाक्य मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, यह सुंदर गाय है, यह सुंदर गाय है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं आया है। यहाँ पर क्या आया है? संज्ञा तो नहीं आया, यहाँ पर आपका विशेषण आ गया। ठीक है, और संज्ञा कहाँ पर चला गया? यहाँ पर चला गया। तो यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां पर तो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। और यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं है तो वहां पर हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। या अगर यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, किसी अन्य सर्वनाम का प्रयोग होगा तो अन्य सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जी बिल्कुल है। और इसके तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द तो है नहीं, तो जब यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया है गाय, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई आदमी आया है। अब देखिए, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैंने सर्वनाम में आपको पढ़ाया था। तो कोई क्या है? ये एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम के बाद क्या शब्द आया है? आदमी। अब आदमी क्या है? आदमी एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है आदमी। ठीक है, तो जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखें यहाँ पर और अच्छे से क्लियर होगा। ये लड़के क्या कर रहे हैं? अब देखिए, ये क्या है? ये भी एक सर्वनाम है नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, ये एक सर्वनाम है। और इसके तुरंत बाद यहाँ पर ये क्या शब्द आया है? लड़के। अब लड़के क्या है? लड़के एक संज्ञा शब्द है जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखें, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। अब देखिए, ऐसा क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। हालांकि ये जो मूल सर्वनाम होते हैं ना, उनका यहाँ पर कारक विभक्ति है, उनके तिर्यक रूप है ये।
तो तिर्यक रूप हो या मूल सर्वनाम हो, अगर सर्वनाम है और उसके बाद संज्ञा शब्द है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, ये एक सर्वनाम है और इसके तुरंत बाद क्या आया है, संज्ञा शब्द आया है। और संज्ञा कैसी है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आएगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वह घोड़ा मेरा है। अब देखिए वह क्या है, एक सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आया है, घोड़ा। अब घोड़ा क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है और सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो वह घोड़ा मेरा है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सार्वनामिक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आइए इन दोनों को भी यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए सर्वनाम के दो भेद है, जिसमें कि पहला है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसमें मैंने आपको सर्वनाम में मूल स्वर की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी बताई थी, 11 बताई थी। तो मौलिक का मतलब क्या होगा, मूल सर्वनाम। अब देखिए वे मूल सर्वनाम, यानी कि जो मूल सर्वनाम की संख्या है ना 11, वे मूल सर्वनाम यदि संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे यहाँ पर देखिए संज्ञा के तुरंत पहले ही तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे थे। तो संज्ञा के तुरंत पहले यदि वे मूल सर्वनाम आ जाए, यानी कि टोटल 11 मूल सर्वनाम है कि नहीं है, तो वे 11 मूल सर्वनाम अगर संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। आप ऐसे नहीं समझे होंगे, आप इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए आपको उन मूल 11 सर्वनामों का पता होना चाहिए। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ठीक है। ये आपके मूल सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक है ना, ये मूल सर्वनाम। तो ये टोटल 11 होते हैं, लेकिन 11 में से भी हमको यहाँ पर दो प्रकार के मूल सर्वनामों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। कौन कौन सा का नहीं करना है, यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं इनका प्रयोग हमको यहाँ पर नहीं करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मूल सर्वनाम कौन कौन से है, मैं और तू, ठीक है। ये दो सर्वनाम हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के। और निजवाचक सर्वनाम का हो जाता है आप। तो ये 3 सर्वनाम हो जाएंगे। तो इन 3 मूल सर्वनाम को छोड़कर बाकी के कितने बच जाएंगे, बाकी के बच जाएंगे आपके 8, ठीक है। 8 ही तो बचेंगे, वही टोटल 11 सर्वनाम थे, उनमें से इन 3 को नहीं लेना है, पुरुषवाचक के 2 सर्वनाम और निजवाचक का 1 सर्वनाम, इन 3 को नहीं लेना है। बाकी के 8 यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्वनाम है। तो यहाँ पर काम चल गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। तो ये अच्छी बात हो गई, नहीं हो गई। तो यानी कि ये मूल सर्वनाम अगर संज्ञा शब्द के पहले प्रयोग हो जाते हैं तो वहां पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे कि इनको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यह मकान मेरे भाई का है, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, मूल सर्वनाम है कि नहीं है। तो यह एक मूल सर्वनाम है और इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग हुआ है, संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। मकान क्या है, अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। तो जब यहाँ पर मूल सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे कि और उदाहरण देखिए, कोई बच्चा नहीं रोएगा। अब देखिए कोई क्या है, एक मूल सर्वनाम है। ये देखिए कोई क्या है, ये वाला है ना, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, कोई एक मूल सर्वनाम है और इस मूल सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया। बच्चा क्या है, अपने आप में संज्ञा शब्द है। तो मूल सर्वनाम के तुरंत बाद जब संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित थे। अब देखिए कुछ क्या है, ये भी आपका मूल सर्वनाम है। ये देखिए भाई, ये है ना कुछ, ये आपका मूल सर्वनाम है। तो मूल सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया। विद्यार्थी क्या है, संज्ञा शब्द है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल संज्ञा शब्द है विद्यार्थी। अब मूल सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया तो हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और उदाहरण देखें यहाँ पर,
जो बालक खेलेगा वो पिटेगा, जो बालक खेलेगा वो पिटेगा, इसलिए चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, तो जो क्या है, मूल सर्वनाम है कि नहीं है? यहाँ पर देखो, ये देखिए, जो है मूल सर्वनाम। तो जो कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आप सर्वनाम की क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो बालक खेलेगा वो पिटेगा। अब जो क्या है, मूल सर्वनाम है, और इस मूल सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया। बालक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो मूल सर्वनाम के तुरंत बाद जब संज्ञा शब्द आ जाएगा तो ये हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि मूल सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर मौलिक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरा देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या होगा? जो मूल सर्वनाम न होकर सर्वनाम की कारक विभक्तियां या फिर तिर्यक रूप होता है, यदि ऐसे सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब तक तो हम देख रहे थे मूल सर्वनाम, यहाँ पर शुरू में क्या होते थे? मूल सर्वनाम, और उसके तुरंत बाद होते थे संज्ञा शब्द। लेकिन यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? शुरू में यहाँ पर मूल सर्वनाम नहीं होंगे। जो 11 सर्वनाम मैंने आपको बताए थे ना, उनमें से नहीं होंगे, बल्कि उनका तिर्यक रूप होगा, उनकी कारक विभक्तियां होगी। उनकी कारक विभक्तियां शुरू में होगी और उनके तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। इसको उदाहरण से समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखें यहाँ पर, जैसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि ऐसा, जैसा, कैसा, कितने, जिसकी, ये इत्यादि शब्द होते हैं। ये आपके मूल सर्वनाम नहीं होते, बल्कि उनका तिर्यक रूप या फिर कारक विभक्तियां होती है। जैसे कि ये देखिए, जैसा, जैसा किससे बना होगा? मूल सर्वनाम जो से बना होगा, जो, जैसा। कैसा किससे बना होगा? कौन से बना होगा। ठीक है, कितने, जिसकी किससे बना होगा? ये भी जैसा से बना होगा। यानी ये जो मूल सर्वनाम होते हैं ना, इनकी कारक विभक्तियां होती है, इनके तिर्यक रूप होते हैं। वे अगर किसी वाक्य में शुरू में लग जाए और उनके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके उदाहरण के द्वारा समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कैसा घर बना है। अब देखिए, ये कैसा जो है, ये मूल सर्वनाम तो है नहीं, ये मूल सर्वनाम का तिर्यक रूप है, यानी कि कारक विभक्ति है। तो कैसा घर बना है, अभी देखिए मूल सर्वनाम तो नहीं है लेकिन अपने आप में है सर्वनाम, और इस सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द आ गया। घर क्या है? संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर हो जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण देखिए, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। अब देखिए, आदमी क्या है? संज्ञा शब्द है, और इसके तुरंत पहले क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये जो सर्वनाम है ये मूल सर्वनाम नहीं है, और जब मूल सर्वनाम नहीं होता उसके स्थान पर मूल सर्वनाम की कारक विभक्ति या तिर्यक रूप होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए, कितने आदमी थे। अब देखिए, आदमी क्या है? आदमी क्या है? संज्ञा शब्द है कि नहीं है? जी कहेंगे आप, बिल्कुल संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द के पहले यहाँ पर ये देखिए कितने, ये एक सर्वनाम है, यानी ये मूल सर्वनाम का तिर्यक रूप है, कारक विभक्ति है। और जब मूल सर्वनाम न होकर उसकी कारक विभक्ति या तिर्यक रूप का प्रयोग किया जाए और उसके तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसा देश वैसा भेष। अब देखिए, देश क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और इसके तुरंत पहले क्या प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये मूल सर्वनाम नहीं है, उसका क्रियक रूप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, लाठी एक संज्ञा शब्द है और इसके पहले क्या लगा है यहाँ पर? जिसकी। जिसकी क्या है? ये मूल सर्वनाम का तिर्यक रूप है, उसकी कारक विभक्ति है। ठीक है, तो जब कारक विभक्ति आती है ना सर्वनाम की और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आएगा तो वहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उतना भोजन खाओ जितना पचा सको। ये देखिए, उतना, जितना, ये सर्वनाम के तिर्यक रूप है, मूल सर्वनाम के। तो उतना भोजन, अब देखिए उतना ये एक सर्वनाम हो जाएगा और इसके तुरंत बाद क्या आएगा? भोजन। भोजन क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सार्वनामिक विशेषण आप समझ गए होंगे, और इसके दोनों प्रकार भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको इसके उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है।
तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। आइए तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मूल अवस्था, यानी विशेषण की मूल अवस्था क्या होती है। तो देखिए, मूल अवस्था जो होती है यह विशेषण शब्दों की मूल अवस्था होती है। इसकी किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती। यानी मूल अवस्था जो होती है विशेषण की, वो अपने आप में मूल होती है, यानी ऐसे विशेषण शब्द मिलेंगे आपको जो मूल होंगे, ठीक है। उनकी जो है किसी अन्य के साथ यहाँ पर तुलना भी नहीं की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है विशाल, महान और सुंदर, ठीक है। ये आपकी विशेषण की मूल अवस्था होती है। इनका यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर तमन्ना सुंदर लड़की है। अब देखिए, ये जो सुंदर है ये आपके विशेषण शब्द है, और ये विशेषण शब्द जो है ये अपनी मूल अवस्था में है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद महान कवि है। अब देखिए, जो महान है ये अपने आप में विशेषण शब्द है और ये अपनी मूल अवस्था में है। जैसे कि यहाँ पर हिमालय विशाल है। अब देखिए, इसमें विशेषण शब्द क्या है? विशाल। विशाल अपने आप में विशेषण की मूल अवस्था है। अभी आपकी ये समझ में नहीं आया होगा कि ये मूल अवस्था क्या है, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। जब मैं यहाँ पर आगे के दोनों एक क्लियर कर दूंगा ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको भी समझ जाएंगे। तो तो यहाँ पर आपने ये मूल अवस्था तो देख ली। अब देखिए, इसकी उत्तर अवस्था देखते हैं। इसके बाद आपको ये ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, विशेषण की उत्तर अवस्था क्या होती है? इसमें किन्हीं दो की तुलना की जाती है। यानी इस ऐसे विशेषण शब्द होंगे जिनसे यहाँ पर तुलनात्मक भाव यहाँ पर आपको नजर आएगा, यानी किन्हीं दो की वहां पर तुलना की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें किन्हीं दो की तुलना की जाती है तथा किसी एक को दूसरे से अधिक दिखाया जाता है। यानी एक को जब तुलना करेंगे तो एक को नीचे दिखाएंगे, एक को बड़ा दिखाएंगे, ऐसे ही तो करेंगे। एक के दोष बताएंगे तो दूसरे का यहाँ पर गुण बताएंगे। यानी यहाँ पर दो के बीच तुलना होगी तो एक को कम और एक को ज्यादा ही तो दिखाएंगे। तो एक को दूसरे से अधिक बताया जाता है। और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसमें केवल तत्सम शब्द, यानी कि जो तत्सम शब्द होंगे, सिर्फ तत्सम शब्दों में यहाँ पर आपका तर प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? शब्दों के अंत में लगता है। यानी यहाँ पर जो शब्द होंगे ना, तत्सम शब्द आएंगे। भाई, कुछ ऐसे विशेषण भी होंगे जो तत्सम शब्द होते हैं, और जब तत्सम शब्द होंगे विशेषण वाले तो उनके बाद में यहाँ पर तर प्रत्यय लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए विशाल। अब देखिए, मूल शब्द क्या था? विशाल था, लेकिन बाद में क्या लग गया? विशाल तर, ठीक है। ये हो गया विशाल तर। अब ये हो गई इसकी उत्तर अवस्था। जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है? महान, और बाद में लग गया तर। अब ये हो गया महान तर। मूल शब्द जैसे कि यहाँ पर सुंदर था, और इसमें बाद में लग गया है तर प्रत्यय, तो क्या हो गया? सुंदरतर, ठीक है। तो विशेषण की मूल अवस्था आपकी देखिए विशाल, महान और सुंदर, ठीक है। और इसकी उत्तर अवस्था अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी? उत्तर अवस्था विशालतर, महानतर और सुंदरतर। यानी बाद में इनके तर प्रत्यय लग जाता है। और जब ये तर प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर एक की दूसरे के साथ तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, तमन्ना सोनिया से अधिक सुंदर है। अब देखिए, तमन्ना और सोनिया के बीच में यहाँ पर तुलना हो रही है, और तमन्ना को यहाँ पर सोनिया से अधिक सुंदर बताया गया है। तो तमन्ना सोनिया से अधिक सुंदर है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तमन्ना सोनिया से अधिक सुंदर तर है। इसमें बाद में तर प्रत्यय भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर अवस्था विशेषण की। और उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद अज्ञे से महान कवि है। अब देखिए, प्रेमचंद की तुलना अज्ञे से की जा रही है, और प्रेमचंद को यहाँ पर इससे महान बताया जा रहा है, अज्ञे से। तो प्रेमचंद अज्ञे से महान कवि है। अब देखिए, यहाँ पर महान है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महान तर। इसमें बाद में तर भी लगा सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं? प्रेमचंद अज्ञे से महानतर कवि है, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ठीक है।
तो प्रेमचंद आगे से महान कवि है, तुलना भी हो गई और बाद में यहाँ पर तर भी लग गया, यानी एक को दूसरे से अधिक भी यहाँ पर दिखा दिया गया। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, हिमालय रॉकी पर्वत से अधिक विशाल है। अब देखिए हिमालय और रॉकी पर्वत की तुलना की कर रहे हैं और हिमालय को रॉकी पर्वत से अधिक बलवान या अधिक विशाल बताया गया है और विशाल यहाँ पर लिखा गया है। तो इसकी उत्तर अवस्था में हम बाद में इसमें तर प्रत्यय भी लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों अवस्थाएं विशेषण की आप समझ गए होंगे। तीसरी अवस्थाएं और समझोगे ना तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो विशेषण की तीसरी अवस्था क्या है? उत्तम अवस्था। इसमें भी तुलना की जाती है, यानी उत्तम अवस्था में भी यहाँ पर तुलना ही की जाती है और किसी एक के गुण या दोष को सबसे अधिक बताया जाता है। यानी यहाँ पर तुलना तो की जाती है लेकिन किसी एक को सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक विशाल बताया जाता है। इसमें केवल यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप नोट करिएगा या फिर लिखिएगा, हालांकि मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें केवल तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगा होता है। अब देखिए केवल तत्सम शब्द, यानी कुछ ऐसे विशेषण शब्द होंगे जो अपने आप में तत्सम शब्द होंगे और जब ऐसे विशेषण होंगे जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें यहाँ पर उत्तर अवस्था में हम उसके अंत में तम प्रत्यय लगा देते हैं। समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा। देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर देखिए विशालतम। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या था विशेषण का? विशाल था कि नहीं था भाई? मूल शब्द तो विशेषण का ये था विशाल। उत्तर अवस्था में हो जाएगा विशालतर और उत्तम अवस्था में हो जाएगा विशालतम। ये देखिए बाद में इसके तम प्रत्यय जुड़ गया है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है केवल तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगा होता है। तो देखिए जब इसमें तम प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? उत्तम अवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो विशालतम। जैसे कि यहाँ पर महान और बाद में इसमें तम प्रत्यय जुड़ गया, ये हो गया महानतम। जैसे कि यहाँ पर ये सुंदर शब्द था, सुंदर ये एक विशेषण था और इसमें तम प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? विशालतम। ये आपके उत्तम अवस्था के उदाहरण होते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि तमन्ना सबसे सुंदर है। अब देखिए तमन्ना की तुलना कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? सभी से कर रहे हैं कि सबसे सुंदर जो है वो सिर्फ तमन्ना है। तमन्ना सबसे सुंदर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तमन्ना सबसे सुंदरतम है। बाद में तम प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, तमन्ना सबसे सुंदरतम है। ठीक है, जैसे कि और उदाहरण देखें यहाँ पर, प्रेमचंद सबसे महानतम कवि है। अब इसमें महानतम कवि भी लिख सकते हैं, हम ऐसे तम प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। तो प्रेमचंद सबसे महानतम कवि है। ठीक है, हिमालय सबसे विशालतम है। हिमालय जो है वो सबसे विशालतम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तम प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका उत्तम अवस्था, तर प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका उत्तर अवस्था, और कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, आपका मूल शब्द दिया गया है, मूल विशेषण, तो हो जाएगा आपकी मूल अवस्था। ठीक है, तो ये थी विशेषण की तीनों अवस्थाएं। आइए इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं जिनसे आपके और अच्छे से ये क्लियर हो सके। विशेषण की तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो है आपकी मूल अवस्था, यहाँ पर है उत्तर अवस्था और यहाँ पर है उत्तम अवस्था। अब देखिए मूल अवस्था वाले शब्द ये हैं, उत्तर अवस्था वाले शब्द ये हैं और उत्तम अवस्था वाले शब्द ये हैं। तो देखिए मूल अवस्था में तो होता है आपका उच्च, और उत्तर अवस्था में हो जाएगा उच्चतर, और उत्तम अवस्था में हो जाएगा उच्चतम। ठीक है, तो उच्च का मतलब होता है ऊंचा और उच्चतर का मतलब हो जाता है बहुत ऊंचा, और उच्चतम अवस्था का हो जाता है सबसे ऊंचा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाता है आपका निम्न। निम्न का होता है आपका कम और निम्नतर का होता है बहुत कम, और निम्नतम का मतलब हो जाता है सबसे कम। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ऐसे यहाँ पर हो जाता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, और लघुत्तर का मतलब होता है बहुत छोटा, और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए छोटा, बहुत छोटा और सबसे छोटा, इस तरीके से इनके अर्थ यहाँ पर निकाले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए न्यून। न्यून का मतलब होता है छोटा ही होता है इसका भी एक तरीके से, और न्यूनतर का मतलब होता है बहुत छोटा, और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है कठोर। कठोर का मतलब होता है भाई कठोर दंड दे दिया गया, और कठोरतर का मतलब होता है बहुत कठोर, और कठोरतम का मतलब होता है सबसे कठोर। ठीक है, तो ये बस आपको इस तरीके से इनको पढ़ना है और ध्यान रखना है।
जैसे कि यहाँ पर गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और गुरुतर का मतलब होता है बहुत बड़ा, और गुरुत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए महान, महान का मतलब होता है महान है जो, और महानतर का मतलब बहुत महान, और महानतम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे महान। ऐसे यहाँ पर त्रिव, त्रिवतर और त्रिवतर। ठीक है, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। विशाल, विशालतर और विशालतम। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। यानी कि एक तो हो जाएगा सुंदर, और सुंदरतर से हो जाएगा बहुत सुंदर, और सुंदरतम से हो जाएगा बहुत ज्यादा सुंदर, यानी कि सबसे सुंदर। ऐसे यहाँ पर अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। ठीक है, ये हमने अपने बेसिक शब्दों में इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखा है। ऐसे यहाँ पर महत, महत्तर और महत्तम। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, मूल अवस्था होती है विशेष होने की ये, और उत्तर अवस्था बनाने के लिए अंत में यहाँ पर तर लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तत्सम शब्द होने चाहिए, यानी कि तत्सम शब्दों में ही यहाँ पर तर लगेगा। अगर तत्सम शब्द नहीं होंगे तो वहां पर तर नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए अच्छी, अच्छी तत्सम शब्द तो नहीं है जी, नहीं है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर देखिए उत्तर अवस्था इसके लिखने के लिए क्या लिखा, अधिक अच्छी। अब हम यहाँ पर अच्छी तर थोड़े लिखते, वही है तत्सम शब्द थोड़ी है। तत्सम शब्दों में यहाँ पर अंत में तर और तम प्रत्यय लगते हैं। अगर तत्सम शब्द नहीं है तब हम वहां पर तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करेंगे। तब हम वहां पर प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, इस तरीके से प्रयोग करते हैं फिर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आपको यही ध्यान रखना है, मूल अवस्था ये होती है, और उत्तर अवस्था में अंत में तर लगता है, और उत्तम अवस्था में अंत में तम लगता है, लेकिन संस्कृत शब्दों में। अगर संस्कृत शब्द नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। ठीक है, तो अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये विशेषण की अवस्थाएं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आज हमारा विशेषण का चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर विशेषण के आपको सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और टॉपिक्स यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर अपना कमेंट जरूर कर दिया करो यार। कमेंट में आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आए। अगर नहीं आए है तो भी आपको वहाँ पर अपने कमेंट्स जरूर देने हैं, जिससे कि मुझको ये पता लग पाए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कहीं पर कामयाब हो भी रहा है या नहीं, या बस मैं ऐसे ही लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप अपने कमेंट्स जरूर दे दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी देने हो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।